वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 12 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश के लिए लेसन 18 स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक का लास्ट लेसन बचा है। इससे पहले वर्कबुक कंप्लीट हो चुकी है। राइटिंग सेक्शन में भी सिर्फ एक ऐसे देखना बाकी है अपनों को, तो ये आज अपनी टेक्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगी। तो 18th लेसन है, अपनी बुक्स ओपन रखें, पेंसिल पास में रखें, काफ़ी नए शब्द देखने को मिलेंगे और अच्छा लेसन है। तो लेसन 18 देखें, क्या नाम है? इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, कि एक यात्री की नज़रों से भारत, यानी भारत हम तो जानते हैं कि मेरा भारत महान, लेकिन एक यात्री कोई बाहर का व्यक्ति आता है तो वो क्या मानता है भारतीयों के बारे में, भारत के बारे में, तो ये हम देखते हैं। इसमें एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, हर बार होता ही है कुछ ना कुछ, कि व्हाट काइंड ऑफ नेशन डिड इंडिया इमर्ज आफ्टर फ्रीडम, कि भारत किस प्रकार का राज्य बन के उभरा है आज़ादी के बाद। तो ये तो एक प्रश्न है। वैसे तो हम देख ही रहे हैं अपने देश की हालत और स्थिति परिस्थितियाँ की, ठीक है, विकास कर रहा है धीरे धीरे। तो फिलहाल हम इस लेसन से इसका निष्कर्ष निकालेंगे। तो देखें कि क्या है। इसमें एक तो चित्र बना हुआ है जिसमें हम थोड़ा जानते हैं कि जो वेशभूषा इस चित्र में दिख रही है पुरुष और महिला की, तो कश्मीर की दिखाई दे रही है, और कुछ वादियाँ और ये भी कुछ ऐसी ही है। तो फिलहाल अपना अनुमान कितना सही है फिलहाल तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से, कि इंडिया हैड ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ माई लाइफ बट आई हैड नेवर सीन इट होल एंड फॉर माई सेल्फ अंटिल नाउ, कि भारत जो कि मेरे जीवन की पृष्ठभूमि का एक हमेशा हिस्सा रहा है, लेकिन मैंने इसको कभी पूरा देखा नहीं है, और अब तक तो मैंने स्वयं नहीं देखा है। ऐसा कौन? ये बता रही है जो नरेटर है इस लेसन के। नरेटर कौन? लेखक, मतलब इसमें लेखिका है जो अपना ये वर्णन कर रही है भारत में जो उन्होंने देखा है, तो उसका वह अपना अनुभव बांट रही है। तो येट द स्टोरीज दैट अवर इंडियन फैमिली डॉक्टर एंड हिज वाइफ टोल्ड मी व्हेन आई वाज अ चाइल्ड हैड वोवन देमसेल्व्स इनटू माय ग्रोइंग ड्रीम्स, और कहा है कि जो कहानियाँ उसके भारतीय परिवार के एक डॉक्टर थे और उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने कहानियाँ सुनाई थी इनको बचपन में, नरेटर को। तो जब वो छोटे थे तो वो उनके सपनों के साथ बुन गई उनकी बातें कि उनको भी भारत में आना है, ऐसा कुछ। एंड आई हैड लॉन्ग रीड एवरीथिंग दैट आई कुड फाइंड अबाउट दैट कंट्री, और उसने काफ़ी पहले ही सब कुछ वो सब पढ़ लिया जो भी वो इस देश के बारे में जान सकती थी, यानी कि इंडिया के बारे में। तो फ्रॉम माई फादर आई हैड लर्न ऑफ इट थ्रू बुद्धिज्म एंड द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द लॉर्ड बुद्ध, और नरेटर ने अपने पिताजी से भी सीखा बुद्धिज्म के माध्यम से और भगवान बुद्ध के जीवन के इतिहास के माध्यम से, मतलब भारत के बारे में। तो अब आगे देखते हैं कि द वेरी वर्ड कलर रिमाइंड्स मी ऑफ द वेराइटी ऑफ ह्यू दैट इज इंडियन लाइफ एज वेरियस एज अवर ऑन अमेरिकन ह्यूमन सीन। तो इसमें एक वर्ड है वेराइटी ऑफ ह्यू। ह्यू कहते हैं तस्वीर को, जो विविध तस्वीर, रंग बिरंगी तस्वीर देखने को मिलती है इंडिया में, तो उसे कहा है ह्यू। तो क्या हुआ इसका अर्थ कि जो कलर शब्द है, जब भी वो लेखिका जो है वो कलर शब्द सुनती है तो उसको भारतीय जीवन की जो विभिन्न कलर है, जो रंग है ना, विविध रंग है, तो उनके बारे में वो सोचने लगती है, और जो कि काफ़ी अलग है भारतीय मानव दृश्यों से। क्योंकि इंडिया में क्या है कि अब जैसे कश्मीर का पहनावा अलग, गुजरात में जाओ तो थोड़ा अलग, पंजाब में अलग, फिर महाराष्ट्र में अलग, ऐसा ऐसे ही सभी राज्यों में थोड़ा अलग देखने को मिलता है। तो इन कश्मीर वेयर द वाइट बारबेरियन इन्वेडर्स फ्रॉम यूरोप लॉन्ग अगो पेनिट्रेटेड इंडिया द पीपल आर ऑफन फेयर। तो बताया कि कश्मीर में जब वहाँ सफ़ेद कलर के बार्बर जाति के, एक बार्बर जाति के लोग थे, जब वो आक्रमणकारी आए, इन्वेडर मतलब आक्रमणकारी, यूरोप से काफ़ी पहले जब उन्होंने इंडिया में प्रवेश किया था, पेनिट्रेट किया था, तो उस वक्त जो लोग थे वहाँ के वो काफ़ी गोरे थे, है ना, अक्सर जो अधिकतर गोरे थे, फेयर थे। फिर यूबन हेयर्ड ब्लू आइड वुमेन्स आर ब्यूटीज देयर, तो उनमें जो यूबन हेयर मतलब कि लाल भूरे रंग के बाल वाली जो महिलाएं हैं और उनकी नीली आंखों वाली जो महिलाएं हैं, वे वहाँ की और सुंदरता को बढ़ाती है। अ यंग इंडियन फ्रेंड ऑफ माइन हैज़ रिसेंटली मैरिड अ कश्मीरी मैन हु दो हिज हेयर इज डार्क हैज़ eyes of a
क्लियर ग्रीन। तो कहा है कि एक उसके जो युवा भारतीय मित्र है, लेडीज है, तो उसने हाल ही में कश्मीरी व्यक्ति से शादी की जिसके बाल तो वैसे हालांकि काले हैं लेकिन उसकी जो आंखें हैं वो कैसी है, बिल्कुल स्पष्ट हरी है, मतलब हरे कलर की आंखें। तो ये थोड़ा देखने को मिलता है कश्मीर में, जो कश्मीरी लोग हैं। द स्किन कलर ऑफ द कश्मीरी इज अ लवली क्रीम एंड द फीचर्स आर एज क्लासिक एज द ग्रीक। कि जो कश्मीर के लोगों की जो क्या है स्किन है, जो त्वचा है, वो बिल्कुल क्रीम जैसी है, मतलब गोरे लोग हैं वहाँ पे ज़्यादातर, वहाँ पे जो मूलभूत कश्मीर के हैं, और उनके जो फीचर्स है, जो उनके लक्षण है, जो हाव भाव है, वो भी ग्रीक के जैसे हैं। ग्रीक मतलब ग्रीक देश के जो बहुत पुराने, वहाँ की भी संस्कृति बहुत पुरानी है ग्रीक की। तो बट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया मस्ट बी रिकॉर्ड एज बिलोंगिंग टू द कॉकेशियन रेस वट एवर द कलर ऑफ द स्किन इन द साउथ, दो इट बी एज ब्लैक एज एनी अफ्रीकन्स। तो कहा है कि हालांकि जो भारत के जो लोग हैं वो अवश्य ही कॉकेशियन रेस के होंगे। कॉकेशियन मतलब एकदम ज़्यादा काले या ज़्यादा गोरे भी नहीं, हम अपन कैसे हैं मीडियम लोगों में आते हैं त्वचा के रंग के हिसाब से, तो वो कॉकेशियन का है उसे। और चाहे भले फिर भी साउथ में चाहे जो भी कलर हो त्वचा का, वो तो ऐसे लगते हैं जैसे कि कोई अफ्रीका का आया हुआ हो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब नॉर्मली तो हम ज़्यादा गोरे ना ज़्यादा काले हैं, ऐसा है। ऐसा वो मतलब लेखिका ने माना है यहाँ पे देख के। तो यू सी हाउ इंडिया हैज़ अ वे ऑफ परमिटिंग ह्यूमन लाइफ। तो आप ये देख सकते हैं कि कैसे भारत ने मानव जीवन में प्रवेश करना सीखा है ना, कैसे किया है। तो एनी एंड कंसिडर हाउ इंडिया हैज़ मैनेज्ड मर्ली बाय मेंटेनिंग हर इंडिपेंडेंस। और आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से भारत ने सिर्फ मतलब मैनेज किया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी आज़ादी को मेंटेन रखते हुए। मतलब भारत ने न सिर्फ आज़ादी हासिल की बल्कि स्वतंत्र रहना उन्होंने मेंटेन भी किया है। एंड यस, बाय प्रोड्यूसिंग सुपीरियर इंडिविजुअल्स टू इन्फ्लुएंस द वर्ल्ड इन दिस फ्यू शॉर्ट ईयर्स ऑफ फ्रीडम। और वो भी कैसे बहुत ही उत्कृष्ट नागरिकों को उत्पन्न करके, जो कि भारतीय भूमि में से जन्म लिया है जिन्होंने, और उन्होंने दुनिया में प्रभावित किया है इतने आज़ादी के इतने कम समय में। तो इस वजह से पूरी दुनिया ही हमसे प्रभावित है। तो दे हैव पुट टू गुड यूज द बेनिफिट्स द इंग्लिश गेव एंड लेफ्ट द नॉलेज ऑफ द वेस्ट। तो और क्या कहा है कि जो उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से उस अंग्रेजी का लाभ भी उठाया है, जो मतलब अंग्रेज छोड़ के गए हैं, उस हर चीज़ का लाभ उठाया है। और वो क्या है जिस चीज़ का लाभ उठाया है, तो वो पश्चिमी दुनिया का ज्ञान, जो पश्चिम के जो वेस्ट के लोग हैं, जो अंग्रेज वगैरह यूरोप के। तो द प्योर एंड एक्सक्विसाइटली एनंशिएटेड इंग्लिश टंग ऑफ मैन एंड वुमेन एजुकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्लोब। तो किस तरह से उन्होंने पश्चिम के ज्ञान का यूज़ किया कि बहुत ही शुद्ध और एक्सक्विसेटली का मतलब है स्पष्ट, कि एक्सक्विसेटली जो उच्चारण है अंग्रेजी का, है ना, जो सीखा है, जो जुबान सीखी है यहाँ के सभी पुरुष और महिलाओं ने, और वो पूरी दुनिया के सभी साइड में वो शिक्षित भी हुए हैं इस चीज़ से। तो इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। विटनेस नेहरू एंड विद हिम अ होस्ट ऑफ मैन लर्निंग हाउ टू गवर्न। और इसके गवाह कौन है कि हम किस तरह से इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि नेहरू जी हैं और उनके साथ और भी जो लोग थे जिन्होंने ये दिखाया कि शासन कैसे किया जाता है, मतलब आज़ादी के बाद किस तरह से देश को चलाना है। आप आज़ाद तो हो गए लेकिन उस इतने बड़े देश को चलाने में कोई तो लीडर चाहिए। तो नेहरू जी ने और उनकी जो टीम है उन्होंने बताया कि शासन कैसे किया जाए। एंड द फर्स्ट वुमेन ऑफ टू बी प्रेसिडेंट ऑफ द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अ वुमेन ऑफ इंडिया। और भारत की एक ऐसी महिला थी जो कि सबसे पहली महिला बनी प्रेसिडेंट जनरल असेंबली की यूनाइटेड नेशंस में, यानी अमेरिका में, इंग्लैंड में। एंड द मैन इन चार्ज ऑफ द प्रिजनर एक्सचेंज इन कोरिया, एन इंडियन जनरल हु वॉन ट्रस्ट फ्रॉम ऑल। और एक ऐसा व्यक्ति जिसने कोरिया में प्रिजनर एक्सचेंज में काम करते हैं, जो कि वहाँ के इंचार्ज हैं, और वो भारतीय जनरल हैं जिसने कि हर किसी का विश्वास जीता है। मतलब भारतीय लोग जो हैं हम सभी का विश्वास भी जीतते हैं, अपने काम में हम न सिर्फ अच्छे हैं बल्कि काफ़ी लोगों से उत्कृष्ट भी हैं।
तो इवन द ब्लस्टरिंग एंड accusations at home and abroad have not changed the quiet confidence of the new India, and this confidence founded in unyielding idealism permeates our world life. तो इसमें देखिए ब्लस्टरिंग का मतलब क्या, बयान को कहते हैं, और एक्यूजेशन मतलब आरोप, कि जो भी घरेलू या बाहरी जितने भी बयान और आरोप लगे हैं तो उसने इस नए भारत के आत्मविश्वास को बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं किया है। और यही वो आत्मविश्वास है जिसने नहीं हारने वाले आदर्शवाद को फैलाया है इस पूरी दुनिया के जीवन में। तो ये भारतीयों के बारे में कुछ बताया। अब आगे देखें कि यहाँ से थोड़ी और आगे की बातें बताई है कि what did I go to India to see, कि मैं भारत में क्या देखने के लिए गई थी, है ना, वो बताती है लेखिका। तो नॉट द ताजमहल एल्दो आई डिड से इट, कि मैं ताजमहल देखने नहीं गई हालांकि मैंने उसे देखा। एंड बाय मून लाइट नॉट फतेहपुर सिकरी एल्दो आई डिड से इट, और वो कहते हैं कि और मैंने चांदनी रात में न सिर्फ फतेहपुर सिकरी को बल्कि उसको फिर भी देखा, फतेहपुर सिकरी को भी देखा। एंड नॉट द ग्लोरीज ऑफ एम्पायर इन न्यू दिल्ली एल्दो आई डिड सी देम, और ना ही मैं कोई न्यू दिल्ली के जो गौरव के जो एम्पायर है, एम्पायर मतलब जो साम्राज्य थे, उन सभी को देखने नहीं गए थे, लेकिन हालांकि उनको भी देखा, आप गए हुए थे तो उनको भी देखा। आई वेंट टू इंडिया टू सी एंड लिसन टू टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, द यंग इंटेलेक्चुअल्स इन द सिटीज एंड द पीजेंट्स इन द विलेजेस, कि मैं वहाँ पे गई थी देखने और सुनने के लिए दो तरह के लोगों के समूहों को। कौन कौन है दो तरह के ग्रुप? तो एक तो जो युवा बुद्धिजीवी हैं शहरों में, और जो गांव के किसान हैं उन्हें मैं उन दोनों को देखने के लिए और सुनने के लिए गई थी। तो दिस आई मेट इन द लिटिल रूम्स, कि मैं वहाँ पे उन छोटे कमरों में मिली थी। कहाँ के? ये तो यहाँ पे ताजमहल का एक चित्र दिया हुआ है। इन द सिटी, कि मैं वहाँ पे शहरों के छोटे कमरों में जाके उनसे मिली। इन लिटिल हाउसेस इन द विलेजेस, कि और गांव के छोटे छोटे घरों में भी जाके उनसे मिली। एंड आई हियर्ड देयर प्लान्स फॉर फ्रीडम, कि और मैंने उनसे उनके आज़ादी की योजना के बारे में सुना, मतलब उनसे पूछा। ऑलरेडी द इंटेलेक्चुअल्स बिलीव्ड दैट अनदर वर्ल्ड वॉर वॉज इनएविटेबल, तो पहले से जो बुद्धिजीवी जो है उनका ये विश्वास था कि एक और विश्व युद्ध अनिवार्य है, इनएविटेबल है। तो दे हैड बीन बिटरली डिसअपॉइंटेड आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय व्हाट दे फेल्ट व्हेन द ब्रोकन प्रोमिसेस ऑफ इंग्लैंड, तो क्योंकि वे बहुत बुरी तरह से निराश थे पहले विश्व युद्ध के बाद में, जो कि उनको महसूस हुआ, क्योंकि जो वादे तोड़े गए थे अंग्रेजों के द्वारा, उन्होंने काफ़ी वादे किए थे इस बारे में। The English, they declared, had no real purpose to restore India to the people, कि जो अंग्रेज थे उनकी जैसी घोषणा थी कि, लेकिन उनका वैसा कोई भी वास्तविक इरादा नहीं था कि वे भारत के लोगों को उनका भारत पुनः लौटा देंगे। तो इंडिया हैड वेटेड एज लॉन्ग एज शी कुड एंड पीजेंट एंड इंटेलेक्चुअल्स वर ऑन द सेम साइड इन द ओल्ड इनएविटेबल कॉम्बिनेशन, तो जो इंडिया जितना इंतजार कर सकता था आज़ादी के लिए उसने किया, लेकिन जो यहाँ के किसान और जो बुद्धिजीवी है वे एक ही साइड में थे कि अब तो पुराना वही एक आवश्यक एक कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, मतलब उनका एकजुट होना ज़रूरी है। इट वॉज गांधीज स्ट्रेंथ दैट मेड हिम नो वेरी अर्ली दैट बोथ पीजेंट्स एंड इंटेलेक्चुअल्स मस्ट बी वॉन्ट टू वर्क टुगेदर फॉर देयर कंट्री। His hold was equally strong upon both, and so he achieved his end without war. तो ये गांधी जी की एक क्षमता थी जो कि उन्होंने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दी थी कि जो दोनों किसान हैं और बुद्धिजीवी है, तो इनको देश के लिए एक साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा अगर आज़ादी चाहिए तो। और जो गांधी जी का प्रभाव था वो दोनों ही साइड बिल्कुल बराबर था। तो इसी वजह से जो अंत प्राप्त हुआ वो कैसा हुआ? बिना युद्ध का, कि अंग्रेजों ने स्वयं ही अपनों को अपना इंडिया सौंप दिया। फिर आगे देखते हैं कि परहैप्स वी अमेरिकन्स डू नॉट
yet fully understand the great lesson that India has to teach in thus winning her freedom। कि और शायद हम जो अंग्रेज है वो अभी भी पूरी तरह से नहीं समझ पाए कि जो पाठ भारत ने हमको सिखाया है अपनी आज़ादी को जीत कर। तो बिसाइड हर माइटी ट्रियम्फ ऑफ ब्लडलेस रिवॉल्यूशन वॉज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस श्रिंक्स इन साइज एंड कंसेप्ट। तो कहा है कि हालांकि जो एक बहुत ही शानदार विजय जो प्राप्त की है, जो बिना खून बहाए जो युद्ध लड़ा गया है यहाँ पे आज़ादी का, तो वो काफ़ी उनके आज़ादी के युद्ध से काफ़ी मतलब उनका जो आज़ादी का युद्ध है अंग्रेज़ों का वो काफ़ी सकरा लगता है, प्रतीत होता है साइज में और विचारधारा में, क्योंकि इंडिया ने बिना कुछ लड़े ही अपनी आज़ादी प्राप्त कर ली। तो अंग्रेज़ों को लगता है कि उनकी जो आज़ादी है वो हमारी आज़ादी के सामने उनकी आज़ादी काफ़ी छोटी है साइज में और कंसेप्ट में। तो इंडिया हैज़ taught humanity a lesson and it is to our peril if we do not learn it। peril का मतलब होता है खतरनाक। तो लेखिका कहती है कि जो भारत है उसने हमें एक मानवता का पाठ सिखाया है और ये हमारे लिए बहुत खतरनाक होगा कि यदि हम इसे नहीं सीखते हैं तो द लेसन, वो लेसन क्या है? दैट वॉर एंड किलिंग अचीव नथिंग बट लॉस and that a noble end is assured only if the means to attain it are of a peace with it and also noble। तो कहा है कि जो युद्ध है इससे और युद्ध से और मारने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता सिवाय नुकसान के, और एक महान अंत तभी सुनिश्चित होगा जब उसको प्राप्त करने का जो साधन है वो उस महानता को कोई हिस्सा हो, है ना, तभी सब कुछ नोबल महान हो पाएगा। द रियल इंडिक्टमेंट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म हाउएवर वॉज टू बी फाउंड इन द विलेजेस ऑफ इंडिया। कि जो वास्तविक आरोप वो दिखाई देता है कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के विरुद्ध, और जैसा कि देखा भी जा सकता है इस चीज़ को इंडिया के गांव में। तो देयर वॉज रोट एट द टॉप टू इन द थाउजेंड्स ऑफ यंग intellectuals trained in English schools for job that did not exist except in the limited service civil service। तो कहा है कि ये जो सड़न है मतलब क्या कि लोगों को नौकरी ही नहीं मिल रही है ना, तो ये जो सड़न है ऊपर ही है, और हज़ारों ऐसे युवा बुद्धिजीवी हैं जो अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ते हैं जॉब के लिए, लेकिन सिवाय कुछ लिमिटेड सिविल सर्विसेज के उनको कहीं भी अवसर नहीं मिलता है। तो द टाउन्स एंड सिटीज वर फ्रॉदिंग एंड अनहैप्पी यंग मैन कल्चर्ड एंड वेल एजुकेटेड हु कुड फाइंड नो जॉब्स एंड वर नॉट अलाउड बाय द ओल्ड सुपर स्ट्रक्चर ऑफ एम्पायर टू क्रिएट देम। तो कहा इसमें एक फ्रॉदिंग वर्ड है, फ्रॉदिंग कहते हैं जो फ्रॉदिंग कहते हैं भरे हुए को, जो मतलब फुल हो। तो क्या कहा है कि ऐसे जो गांव हैं और जो शहर है वो भरे हुए हैं बहुत सारे दुखी युवा लोगों के द्वारा, मतलब काफ़ी लोग ऐसे हैं जो दुखी हैं और जो कि अच्छे संस्कारी हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं, और लेकिन फिर भी उनको कोई नौकरियां नहीं मिलती है, और ये सब उनको मतलब अनुमति नहीं मिलती है उस पुराने सा जो ढांचा चला आ रहा है अपने देश का, है ना। मतलब अब जैसे कोई नई शिक्षा नीति लागू होगी तो वो जिस बच्चे के ऊपर लागू होगी तो अगर वो अच्छी है भी सही तो उसको आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन तब तक देश में जो अभी तक युवा थे उनका क्या, उनकी स्थिति तो वैसी है जो आज हम इस पाठ में पढ़ रहे हैं। तो बट द रियल प्रूफ ऑफ एविल आई से अगेन वॉज इन द माइजरेबल विलेजेस। तो जो वास्तविक इस बुराई का जो सबूत है वो कह सकते हैं फिर से कि उस दुखी गांव में ही है ज़्यादातर। तो आई थॉट आई हैड सीन पॉवर्टी इनफ इन चाइना येट व्हेन आई सो द इंडियन विलेजेस आई न्यू दैट द चाइनीज पीजेंट वॉज रिच इन कंपेरिजन। तो जो लेखिका है वो कहती है कि मुझे लगता है, मेरा विचार है कि मैंने जो गरीबी है वो चाइना में भी बहुत देखी है, लेकिन जब मैंने भारत के गाँव में देखा तो उसको पता चला कि जो चाइना के किसान हैं वो ज़्यादा अमीर है भारत के किसानों से भी।
तो yet when I saw the villages, Indian villages, I knew that the Chinese peasant was, sorry ये तो अपन ने पढ़ लिया, only the Russian peasant I had seen years before could compare with the Indian villagers, although that Russian was a very different creature and inferior in many ways। कहा है कि सिर्फ जो रशिया के जो किसान हैं, जो कि उसने कुछ साल पहले देखे थे, तो उनकी तुलना भारतीय गांव वालों से की जा सकती है। हालांकि जो रशिया के जो लोग हैं वो काफ़ी अलग हैं और भारत के लोगों से काफ़ी कम अच्छे हैं, यानी कि उतने ठीक नहीं हैं तुलना में। तो फॉर द इंडियन पीजेंट वॉज लाइक द चाइनीज इन बीइंग अ पर्सन इनेटली सिविलाइज्ड। तो जो भारतीय किसान है वो चाइनीज जैसे ही है, लेकिन वहाँ के लोग जो है वो जन्मजात रूप से सभ्य है। इनेटली मतलब कि जन्मजात रूप से, शुरू से ही। फिर आगे देखते हैं कि द मैच्योरिंग कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन फैमिली लाइफ and profound philosophically religions and had shaped his mind and soul even though he could not read and write। तो कहा है कि जो मैच्योर कल्चर है, जो संस्कृति है एक सभ्य मानव परिवार के जीवन की, और वो मिलती है कहाँ से, वो मतलब वो बहुत गहरा दार्शनिक जो धर्म है वो उसको एक शेप में लाता है, उसके माइंड को और उसको सोल को, यानी उसकी आत्मा को। हालांकि भले ही वो इंसान पढ़ लिख ना सके, फिर भी वो मतलब अपने धर्म से जुड़ जाता है। एंड द चिल्ड्रन, मतलब ये भारतीयों के जीवन की बात हो रही है कि हम भारत में कैसे लोग हैं कि जन्म हुआ और अपने किसी एक धर्म को पकड़ लिया, उस पर कट्टर हो गए और मतलब कि चल रहा है, वो सब कुछ उसकी छाया पड़ जाती है उसके दिमाग और आत्मा के ऊपर कि उसको इसी बारे में सोचना है। तो और क्या कहा है कि एंड द चिल्ड्रन, द लिटिल चिल्ड्रन ऑफ द इंडियन विलेजेस हाउ दे टोर एट माई हार्ट, कि और जो बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे भारतीय गांव के, उन्होंने मेरे हृदय को किस तरह से ठेस पहुंचाई, मतलब असर पड़ा उसका। कि थिन बिग बेलेड एंड ऑल विथ ह्यूज सेड डार्क आईज, कि वे बच्चे कैसे थे, सभी दुबले पतले से बच्चे देखे उसने, और मोटी तोन वाले, जिनकी बहुत ही गहरी दुखी आंखें थी, मतलब आंखों में साफ दुख झलक रहा था। द आई वंडर्ड दैट एनी इंग्लिश मैन कुड लुक एट देम एंड नॉट एक्यूज हिमसेल्फ, मतलब वो सोचते हैं कि क्या कोई अंग्रेज अगर उनको देखेगा तो क्या वो खुद को आरोपी नहीं समझेगा। 300 years of English occupation and rule and could there be children like this, कि यहाँ पे जहाँ पे 300 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, तो वहाँ के बच्चे क्या आज भी ऐसे रहते हैं क्या? मतलब वो खुद को आरोपी समझेगा कि हमने यहाँ रह के क्या किया इन लोगों के लिए, कुछ नहीं, सिर्फ दुख ही पहुँचा है। यस, एंड मिलियंस ऑफ देम, एंड द फाइनल इंडिक्टमेंट श्योरली वॉज दैट द लाइफ स्पान इन इंडिया वॉज ओनली 27 years। तो हाँ, ऐसे वैसे तो काफ़ी लाखों लोग हैं जो खुद को दोषी मान सकते हैं अंग्रेज, लेकिन जो आखिरी आरोप होगा वो निश्चित ही ये होगा कि भारतीय जीवन में जो एक जीवन का जो एक स्तर है वो मात्र 27 वर्ष तक का ही है, 27 years है ना, सिर्फ 27 years। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि नो वंडर देन दैट लाइफ वॉज हास्टेंड, क्योंकि उसके बाद जो जीवन जो है वो एक तरह से हास्टेड हो जाता है, मतलब कि थोड़ा तेज चलने लगता है। कैसे? दैट अ मैन मैरिड वेरी यंग सो दैट देयर कुड बी चिल्ड्रन एज मैनी एज पॉसिबल बिफोर ही डाइड। क्योंकि यहाँ इंडिया में क्या होता है कि जब ये पाठ लिखा गया था तब की बात हो रही है कि ये होता है कि जो एक आदमी है वो क्या है कि समय से पहले ही शादी कर लेता है और फिर बच्चे पैदा करता है जितना ज़्यादा संभव हो सके मरने से पहले। तो मतलब ऐसा होता है। I loved England, remembering all the happy journeys there, but in India I saw an England I did not know। तो कहते हैं कि मुझे इंग्लैंड बहुत अच्छा लगता है, वो वहाँ के सभी यात्राओं को याद करते हुए कहती है,
लेकिन जो इंग्लैंड उसने भारत में देखा है वो तो वो जानती ही नहीं थी, क्योंकि अगर अंग्रेज जहाँ रह रहे हैं वो इंग्लैंड हो गया उनके लिए तो। एंड आई वॉज फोर्स्ड टू सी दैट इफ द इंग्लिश in many ways the finest people on earth, a people who blessed the way of all us to achieve the right of men to rule themselves. If colonialism could so corrupt even this, then indeed none of us could dare to become the rulers of empire. तो कहा है, थोड़ा बड़ा हो गया सेंटेंस, कि वो मतलब कहते हैं कि मैं ऐसे अंग्रेजों को देखने के लिए काफ़ी मतलब काफ़ी, तो वो अंग्रेजों को काफ़ी उसको देखने की ऐसी इच्छा थी कि अगर वो, क्योंकि पृथ्वी पे सबसे उत्तम प्राणी है और जिनको आशीर्वाद मिला हुआ है कि वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, वो लोगों के ऊपर शासन भी कर सकते हैं, और अगर उपनिवेशवाद जो है वो ऐसे लोगों तक को भी अगर करप्ट कर सकता है, भ्रष्ट कर सकता है, तो फिर वास्तव में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा इस पूरे साम्राज्य के ऊपर शासन करने की, क्योंकि ऐसे लोग भी शासन थोड़ी नहीं कर सकते हैं क्या, ऐसा उसका मानना। तो आगे देखें कि द डिवोशन गिवन फाइनली टू नेशनली टू गांधी एंड फाइनली इवन इंटरनेशनली इज वेल नोन, बट आई फाउंड द सेम होमेज पेड टू लोकल पर्सन्स who in their measure were also leaders because of their selflessness. तो कहा है कि जो गांधी जी को जो डिवोशन यानी जो समर्पण दिया जाता है और आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी तो वो तो सभी जानते हैं, लेकिन जो लेखिका है उसने देखा कि वो सेम जो सम्मान है वो यहाँ के लोकल लोग भी देते हैं, मतलब इंडिया के, जो कि खुद एक लीडर होना है, जिनको खुद हम एक लीडर कह सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो स्वार्थहीनता है, सेल्फलेसनेस है। तो दस आई रिमेंबर अ सर्टेन इंडियन विलेज वेयर आई हैड बीन इन्वाइटेड टू विजिट टू द होम ऑफ अ फैमिली ऑफ सम मॉडर्न एजुकेशन। तो उसको याद है कैसे भारतीय परिवार के बारे में जहाँ पे उसको आमंत्रित किया गया था, एक परिवार में जो कि आधुनिक तरीके से शिक्षित था, दो नॉट मच एंड सम मीन्स दो नॉट वेल्थ, हालांकि ज़्यादा भी पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उनके और ज़्यादा भी उनके पास ऐसा कोई साधन या संपत्ति भी नहीं थी। द हाउस वॉज मड वॉल्ड एंड द रूफ वॉज ऑफ थैच, कि जो घर था वो मिट्टी की दीवारों से बना हुआ था और जो छत थी, रूफ थी, वो थैच की थी। थैच मतलब घास फूस की थी, कच्चा मकान था। तो इनसाइड वर सेवरल रूम्स, हाउएवर द फ्लोर्स स्मूथ एंड पॉलिश्ड विद द यूजुअल मिक्सचर ऑफ काउ डंग एंड वाटर, कि जो घर कि जो अंदर काफ़ी कमरे थे और हालांकि जो फ्लोर्स थे, जो नीचे की जो ज़मीन थी वो काफ़ी स्मूथ मतलब मुलायम थी और उसको पॉलिश किया गया था कैसे, जो सामान्य सा मिक्सचर होता है गाय के गोबर से और पानी से, यानी कि क्या कह सकते हैं हम लोकल भाषा में, मालवी में लिपण से। तो द एक्टिव मास्टर ऑफ द हाउस वॉज नॉट द हेड ऑफ द फैमिली बट अ यंगर ब्रदर, कि जो एक्टिव मास्टर जो था उस घर का, यानी जो मुख्य व्यक्ति था, जो पैसे कमाऊ व्यक्ति था, वो कोई घर का सबसे बड़ा नहीं था बल्कि एक छोटा भाई था। दिस आई डिस्कवर्ड व्हेन आई अराइव्ड फॉर बिफोर वी एंटर्ड द हाउस। तो ऐसा उसको कब पता चला, जब वो घर के अंदर उसने प्रवेश करने से पहले। माई होस्ट लेड मी टू अ क्यूरियस सॉर्ट ऑफ केज स्टैंडिंग वेल अबोव द ग्राउंड ऑन 4 पोस्ट्स, कि जब वो उसका जो मेज़बान था, यानी कि जिसके घर में वो आई, वो मेज़बान है क्योंकि वो खुद मेहमान है, तो जो मेज़बान था वो उसको एक अजीब से दिखने वाले एक पिंजरे के पास ले गई थी, जो कि नीचे से थोड़ी ऊपर था, अपने 4 पैरों के ऊपर लगा हुआ था। तो इनसाइड द केज मेड ऑफ वायर नेटिंग, कि उसके अंदर भी वायर की मतलब जाली लगी हुई थी। आई सो टू माई अमेजमेंट एन एजिंग मैन लाइंग ऑन हिज बैक, कि उसने काफ़ी आश्चर्य से देखा कि उसके अंदर तो एक इंसान लेटा हुआ था अपनी पीठ करके।
His head supported by a pillow, और उसका जो सिर था उसमें और तकिए का सहारा लिया हुआ था. तो माई एल्डेस्ट ब्रदर माई होस्ट एक्सप्लेन्ड, उसने मेरे मेजबान ने बताया कि ये तो मेरे सबसे बड़े भैया हैं, और कहा कि ही हैज हैड अ स्ट्रोक ऑफ पैरालिसिस एंड दो वी बेग हिम टू लिव इन द हाउस ही चूजेस टू लिव आउट हियर सो दैट ही मे बी रेडी टू लिसन टू द विलेजर्स व्हेन दे कम टू हिम. तो वो बताता है उसका मेजबान उसे लेखिका को कि इन्हें क्या है कि लकवे के शिकार हो गए थे और हमने इनसे काफ़ी प्रार्थना की कि घर के अंदर आके रहें, लेकिन इन्होंने बाहर ही रहना पसंद किया ताकि जितने भी गांव वाले उनको आते जाते सुन सके और बस उन्हें सुन सके. माई होस्ट स्पोक फेयर इंग्लिश बट द एल्डेस्ट ब्रदर स्पोक नन एंड वी कुड ओनली एक्सचेंज ग्रीटिंग्स एंड लुक एट ईच अदर विद फ्रेंडलीनेस. कि मेरा जो मेज़बान था वो तो बहुत ही स्पष्ट अंग्रेजी बोल रहा था, लेकिन उसके जो बड़े भैया थे जो उस पिंजरे के अंदर थे तो उन्होंने कुछ नहीं कहा सिवाय सिर्फ हमने एक दूसरे से अभिवादन व्यक्त किया और एक दूसरे को मित्र भाव से देखा. What I saw was an intelligent, thin, pain-sharpened face whose eyes were at once wise and piercing. तो उसने ये देखा उसके बड़े भैया में कि वो न सिर्फ बहुत बुद्धिमान थे, दुबले थे, उनका दर्द भरा बहुत ही शार्प चेहरा था और उनकी जो आंखें थी वो बहुत ही विद्वान लग रही थी और बहुत ही तीखी थी. तीखी मतलब एक विद्वान की. The body was quite helpless, but it was scrupulously clean, and the cotton garments were snow white. कि उनका जो शरीर था वो बहुत ही असहाय दिख रहा था पूरी तरह से, लेकिन वे काफ़ी सावधानी पूर्वक स्वच्छ थे और उन्होंने कॉटन के कपड़े भी पहने हुए थे जो कि बिल्कुल स्नो वाइट थे, मतलब बर्फ जैसे सफ़ेद दिख रहे थे. We exchanged a few remarks and then a group of villagers approached not to see me but to talk with the elder brother. कि फिर हमने एक दूसरे से थोड़ी टिप्पणी की और फिर वहाँ पे उनके पास में एक गांव के लोगों का समूह आ गया. ना वो मुझे देखने के लिए नहीं बल्कि उन बड़े भैया से बात करने के लिए आए थे. एंड सो माई होस्ट लेड मी इनटू द हाउस टू मीट हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन. और उसके बाद मेरा जो मेज़बान था वो मुझे अपनी पत्नी और बच्चों से मिलवाने के लिए अंदर ले गया. फिर आगे देखते हैं क्या हुआ उसके साथ. कि all during my stay I watched that cage and seldom indeed did I see it except surrounded by people. कि वो जितनी भी देर वो वहाँ रही उसने सिर्फ उस केज को ही देखा और कभी कभार ही ऐसा होता कि वो लोगों से घिरा हुआ नहीं होता, मतलब कभी कभी होता, अधिकतर पूरा वो घिरा हुआ होता लोगों से, कुछ ना कुछ लोग उनके पास आते. एंड नेवर एज लॉन्ग एज डे लाइट लास्टेड, और तब तक जब तक के दिन अस्त नहीं हो जाए. विदाउट एटलीस्ट वन मैन स्क्वैटिंग ऑन द ग्राउंड टॉकिंग अर्नेस्टली एंड देन लिसनिंग. तो कम से कम एक व्यक्ति तो वहाँ पे आलकी पालकी लगा के ज़मीन पे बैठा ही रहता है, स्क्वैटिंग करके यानी आलकी पालकी करके. तो वो अपनी गंभीरता से बातें करता और उनको सुनता, मतलब वहाँ पे जो विद्वान से लग रहे थे वो भैया. तो माई होस्ट सेड कि मेरे जो मेज़बान है उन्होंने कहा, माई ब्रदर हैज़ ऑलवेज बीन अवर वाइज मैन, नाउ ही इज़ अवर संत. क्या कहा उन्होंने मेज़बान ने कि मेरे जो बड़े भैया हैं वो तो बहुत ही हमेशा से ही एक विद्वान व्यक्ति रहे हैं और अब तो वो हमारे संत है. तो माई होस्ट आई ऑब्जर्व्ड हैड हिज ओन प्लेस टू इन द विलेज लाइफ. For twice while we were eating our luncheon that day, he rose from his corner of the room and went out to answer a shout apparently from a neighbor. तो उसका जो मेज़बान था उसने ध्यान दिया लेखिका ने कि उसका भी अपना एक स्थान है उस गांव के जीवन में, क्योंकि उनको 2 बार जब वो खाना खा रहे थे तो 2 बार बीच में से लंच के बीच में से उठना पड़ा. कमरे के जिस कोने से वो खाना खा रहे थे वहाँ से उठना पड़ा. वे बाहर गए जवाब देने के लिए उस क्योंकि जो आवाज़ बाहर से दी जा रही थी जो कि संभवतः वहाँ पड़ोस की थी, तो उस आवाज़ का जवाब देने के लिए उसे 2 बार उठना पड़ा था. तो व्हेन ही केम बैक ही मेड द सेम एक्सप्लेनेशन. और दूसरी बार भी जब वो आए तो उन्होंने सेम कारण बताया उनके खाने के बीच में से खड़े होने का. क्या कि आई वॉज कॉल्ड टू किल अ डेंजरस स्नैक, कि मुझे बुलाया गया था एक खतरनाक सांप को मारने के लिए, ऐसा वो बुलाया था इस कारण से. तो द लंचन वॉज प्लेन कंट्री
फेयर कि जो भोजन था वो जो लंच था वो तो बिल्कुल देसी था। क्या था उसमें? लेंटिल्स थे, मतलब कि जो मसूर की दाल थी, चावल थे, स्पिनच बॉइल्ड वेरी मच कि बहुत ज़्यादा उबले हुए पालक के पत्ते थे, कंडीमेंट्स यानी चटनियाँ थी। तो बिफोर वी एट एन ओल्ड कजिन ब्रॉड इन अ ब्रास एवर of water and a clean homespun towel for us to cleanse our hands with a necessarily primarily preliminary to eating with the hand got used to eating with my right hand, ऐसा आगे लिखा हुआ है। तो क्या कहा कि जो हम खाना खाते उससे पहले एक बड़ा वाला जो कजिन है उसका मेजबान का, तो वो एक तांबे के बर्तन में एक पानी लाता है, एक घर का बना हुआ साफ टॉवेल लाता है ताकि हम हाथ साफ कर सके, जो कि एक ज़रूरी प्रक्रिया है खाना खाने से पहले, जो कि प्रक्रिया है विद द फिंगर, यानी कि वो हाथ से खाना खाना था इसलिए हाथ धुला रहे थे। तो चॉपस्टिक्स आई हैड यूज्ड ऑल माई लाइफ एंड प्रिफर्ड देम टू नाइफ एंड फॉर्क, बट आफ्टर आई हैड गॉट यूज्ड टू ईटिंग विथ माई राइट हैंड आई लाइक्ड इट एज वेल। तो क्योंकि उसने जीवन भर अपने चॉपस्टिक से खाया था और वो प्रिफर करती है उनको, मतलब और भी ज़्यादा चाकू और कांटे वाले चूल्हे से खाने से ज़्यादा वो चॉपस्टिक से खाती है, लेकिन उसको हाथ से सीधे हाथ से खाना भी काफ़ी पसंद आया। तो आफ्टर ऑल व्हाट इज सो क्लीन एज वंस ऑन राइट हैंड वॉश्ड, तो आखिर एक सीधे हाथ से खाना में ही क्यों अच्छा है? क्योंकि वो साफ रहता है। ऐसा क्यों है? ऐसा कि हाँ, सीधा हाथ ही साफ है। तो एंड फ्रॉम बेबीहुड द इंडियन चिल्ड्रन आर टॉट दैट द राइट हैंड इज फॉर क्लीन सर्विसेज, क्योंकि भारत के बच्चों को पहले से ऐसा सिखा देते हैं कि भाई सीधा हाथ जो है ना वो अच्छे काम के लिए, साफ सुथरे कामों के लिए, सच एज ईटिंग जैसा कि खाना खाने के लिए, एंड द लेफ्ट हैंड में परफॉर्म द मोर लोली टास्क, और जो उल्टा हाथ होता है वो थोड़े निम्न स्तर के कामों के लिए होता है। ऐसे बचपन से ही बच्चों को सिखा देते हैं। भारत में ऐसा होता है, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होता है। फिर आगे देखें कि अनदर क्लीनलीनेस was that our food was served on fresh green banana leaves instead of plates, कि और एक और जो सफाई की बात है भोजन में कि वो जो भोजन है वो परोसा गया था स्वच्छ हरे केले के पत्तियों के ऊपर, प्लेटों पे परोसने के बजाय। वेल कुक्ड राइस पाइल्ड ऑन अ ब्रॉड ग्रीन लीफ इज अ प्लीजेंट साइट एंड स्टिमुलेट्स द एपेटाइट, कि बहुत अच्छे से जो चावल पके हुए थे वो बड़ी सी पत्ती के ऊपर जो ढेर लगा हुआ था उस चावल का, वो बहुत ही अच्छा दृश्य था और वो भूख को और ज़्यादा बढ़ा देने वाला था। स्टिमुलेट करना मतलब बढ़ा देने वाला, एपेटाइट कहते हैं भूख को। तो इन एनी हाउस होल्ड वेयर कास्ट वॉज ऑब्जर्व्ड द फूड वॉज प्लेस्ड ऑन सच लीव्स और ऑन डिशेज ऑफ फ्रेश पोट्री ब्रोकन आफ्टर वी हैड फिनिश्ड विद देम, कि ऐसे घर जहाँ पे मतलब जाति वगैरह का, ऐसे जाति का मतलब विशेष ध्यान रखा जाता है, तो वो उसके नियम के हिसाब से जो खाने को है ऐसे ही साफ सुथरी पत्तियों पे परोसते हैं या फिर ताजे बनाए हुए पोट्री में, मतलब मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें, और बाद में उन मिट्टी के बर्तनों को तोड़ दिया जाता है जब उनका काम हो जाता। मिट्टी के बर्तन को कोई कैसे धोए? तो माई होस्ट फुलफिल्ड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज कास्ट बाय ईटिंग इन द ऑपोजिट कॉर्नर ऑफ द रूम, कि जो मेरा मेजबान थी, जो मतलब महिला की बात हो रही है, तो उसने अपने जाति की जो पूरी आवश्यकता है उसको पूरा कैसे किया कि कमरे के दूसरे कोने में बैठ के खाना खाया उसने, एंड सिटिंग ऑन द फ्लोर विद हिज बैक टू अस, कि और जमीन पे बैठ के खाया और पीट करके खाया। मतलब महिला ऐसे होती ना कि शर्माती वगैरह नहीं, वो उनके घर में ऐसा ही होता है कि जो महिलाएं हैं वो दूसरे के सामने मुंह करके नहीं खाएगी बल्कि पलट के खाती है। अब आजकल तो ऐसा नहीं रहा, लेकिन करते हैं, आज भी घर में है, काफी ऐसा होता है। तो बट नाउ आई हैड लर्न टू ओवरकम माई फर्स्ट फीलिंग अबाउट अ डिस्टेंस सच एज दिस, तो अब उसने सीखा इन सभी से पे काबू पाना, जो उसकी शुरुआत में जो फीलिंग्स थी इन सभी दूरी को लेके कि खाना ऐसे दूर बैठ के खाते हैं। तो इट वॉज सिंपली अ प्राइवेट डिवोशन टू अ रिलीजियस फीलिंग एंड नॉट
इन हॉस्पिटलिटी। तो यह सिर्फ एक अपना व्यक्तिगत समर्पण है उस धर्म के फीलिंग्स को लेके, न कि कोई ये इन हॉस्पिटलिटी है ना, मतलब कि कोई किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं कि अरे नहीं दूर बैठ के खाओ, बल्कि अपना अपना एक धर्म के प्रति समर्पण है। फिर आगे देखें कि रिलीजियन इज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ इन इट्स बेस्ट एज वेल एज इन इट्स वर्स्ट एस्पेक्ट्स, फॉर देयर एज वेल एज एल्सवेयर फेनेटिसिज्म रीचेज इनटू एविल। कहा है कि जो धर्म जो है वह शुरू से ही भारतीय जीवन में उपस्थित रहा है और अपने बहुत ही बुरे तरीके से भी रहा ही है। कई बार जब धर्म कट्टरता पे आ जाता है, हम एक दूसरे को छोटा बड़ा मानने लगते हैं, तो फिर वो बुरा हो जाता है। धर्म भी किसी काम का नहीं रहता जो आपको कट्टरता सिखाए। तो फॉर देयर एज एल्सवेयर फेनेटिसिज्म रीचेज इनटू एविल, कि जब वो कट्टरता जो है ना बुराई तक पहुंच जाती है तो बस वही बुरी हो जाती है, उसी को कहा है बुरा एक नजरिया। I liked the simple acceptance of religious motive, however, and the perfect freedom to behave as one's religious moved the soul। कि उसको पसंद आया वो सिंपल सा स्वीकार करना अपने धर्म को, जो कि एक परफेक्ट फ्रीडम भी देता है स्वयं को कि आप एक धर्म के ऊपर चले, और जिसने उस अंग्रेज जो कि लेखिका है उसकी आत्मा तक को हिला दिया। Thus, in my first Indian family as an intellectual and fairly well-to-do one, while I sat and talked with my hostess in her living room, an Indian gentleman came in without speaking to us and moved gracefully to the far end of the room, his bare feet silent upon the floor। तो कहा है कि जो उसका पहला भारतीय परिवार में जो आना हुआ तो वो पढ़ा लिखा था, काफ़ी गोरे लोग थे, अच्छे मतलब फेयरली मतलब काफ़ी ठीक ठाक पैसे वाले थे। और जब वो वहाँ पे बैठी हुई थी अपने मेज़बान के साथ में और बातें कर रही थी अपने मेज़बान से, तो उसके कमरे में एक भारतीय सज्जन व्यक्ति आए। उन्होंने उनसे कुछ बात नहीं की और कमरे के एक दूर दराज से कोने में जाके बैठ गए। उनके जो पैर थे वो ज़मीन पे काफ़ी शांत थे, मतलब किसी को डिस्टर्ब करने वाले नहीं थे। तो देयर ही नेल्ट, कि वहाँ पे फिर वो झुके अपने घुटने के बल। हिज हेड बॉड, उन्होंने अपने सिर को झुकाया। एंड सो रिमेन्ड फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, और वो वैसे ही रहे करीब 1 घंटे मतलब 15 मिनट तक। क्वार्टर ऑफ एन आवर मतलब 15 मिनट तक। When I glanced at him curiously, my hostess said in a manner entirely casual, कि जब लेखिका ने उसको देखा, उनको व्यक्ति को ऐसे 15 मिनट तक वो क्यों झुके हुए, तो वो विचित्र तरीके से जब देखा तो उसने अपने मेज़बान से पूछा, बहुत ही सिंपल तरीके से मतलब बताया उसके मेज़बान ने कि इट इज़ माई हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, ही कम्स हियर ड्यूरिंग द डे एट हिज प्रेयर टाइम्स सिंस हिज ओन होम इज एट सम डिस्टेंस फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस। उसने बताया कि ये तो मेरे हस्बैंड के बड़े भैया हैं, और मतलब एक और कजिन वजिन होंगे कोई, तो वो यहाँ पे दिन में आते हैं अपने प्रार्थना के समय में, क्योंकि उनका जो घर है वो थोड़ी दूरी पे है जहाँ पे वो नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। तो when the prayer was over, the brother went away again, and it was not until later that I met him, and then it was outside of prayer hours। तो कहा है कि जब उनकी प्रार्थना खत्म हो गई तो भैया उसके चले गए, और फिर वो लेखिका जो उस भैया से कभी मिली नहीं जो प्रार्थना करने आए थे, और कभी मिली होगी प्रार्थना समय के बाहर, मतलब जब वो प्रार्थना नहीं कर रहे होंगे उस टाइम पे। बेवजह की बातें लिखी हुई इसमें। फिर आगे देखें कि माई लाइफ हैज़ बीन टू क्राउडेड विथ ट्रेवल्स एंड मैनी पीपल फॉर मी टू पुट इट ऑल विद इन द कवर्स ऑफ वन बुक। तो कहा है कि मेरे जो जीवन है वो बहुत ज़्यादा यात्रा की भीड़ से भरा हुआ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक ही किताब के अंदर रखा जाना चाहिए। मतलब कैसे रखे, मतलब लेकिन हो नहीं पाएगा। बहुत सारे लोग हैं जिनके बारे में बोल सकती है। तो हाउ एवर एंड इंडीड ऑल माई बुक्स हैव नॉट बीन इनफ टू टेल द थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल। लेकिन वास्तव में मेरी जो किताबें हैं वो उतना पर्याप्त नहीं है कि वो सब कुछ बता सके जो वो बताना चाहती है। तो ईयर्स आफ्टर आई लेफ्ट इंडिया आई रोट कम माई बिलव्ड अगेंस्ट इट्स बैकग्राउंड, कि बहुत सालों बाद जब वो भारत
छोड़ चुकी थी, तो उसने बाद में लिखा कि कम माय बिलव्ड, उसने एक बुक लिखी उसके पृष्ठभूमि में, भारत की पृष्ठभूमि में। तो स्ट्रेंज द अमेरिकन्स एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू हैव नॉट अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ दैट बुक, कि बहुत विचित्र बात तो ये थी कि जो अंग्रेज थे सिवाय कुछ के वो समझ ही नहीं पाए उस किताब का वास्तविक अर्थ। बट द इंडियन रीडर्स अंडरस्टैंड, लेकिन जो भारतीय पाठक थे उन्होंने तो समझ लिया था ही उनके बारे में। तो वी हैव नॉट लिव्ड लॉन्ग इनफ perhaps to know universally that the price of achievement whatever the goal is an absolute। तो वो सोचती है कि वो यहाँ भारत में ज़्यादा तो नहीं रही, लेकिन एक जो उपलब्धि की जो कीमत है, जो कीमत है, चाहे लक्ष्य जो भी हो वह सुनिश्चित होता है, मतलब कि भारत के लोग समझ गए तो उसके लिए काफ़ी है। इन माई बुक आई चूज 3 Christian missionaries to prove it for of all the people that I have ever known the missionary is in his way the most dedicated, the most single-hearted। तो उसने अपनी किताब में इस बात को सिद्ध करने के लिए 3 क्रिश्चियन जो धर्म प्रचारक है, जो मिशनरीज है, उनको चुना इसको सिद्ध करने के लिए। फॉर ऑल द पीपल दैट आई एवर, क्योंकि बहुत सारे हर धर्म में कोई ना कोई अपने धर्म प्रचारक होते हैं, लेकिन जो क्रिश्चियन धर्म के होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा समर्पित होते हैं और एक दिल वाले होते हैं। ही बिलीव्स दैट गॉड इज वन, क्योंकि वे लोग मानते हैं कि ईश्वर एक है। द फादर ऑफ मैनकाइंड, जो कि मानवता के पिता हैं। एंड मतलब रचयिता हैं। एंड दैट ऑल मैन आर ब्रदर्स, और वो ये मानते हैं कि सभी जो लोग हैं वो भाई हैं, क्रिश्चियन धर्म के जो धर्म प्रचारक होते हैं। एट लीस्ट द क्रिश्चियन सेज ही सो बिलीव्स एंड सो ही प्रीचेस, क्योंकि कम से कम जो क्रिश्चियन जो है वो जैसा विश्वास करते हैं वैसा वो भाषण भी देते हैं, है ना। मतलब वो नहीं कि रटी रटाई बातें, सुनी सुनाई बातें, वो अपने विचारधारा को रखते हैं। तो देन वाई हैज ही फेल्ड टू चेंज द वर्ल्ड इन स्पाइट ऑफ हिज सैक्रिफाइसेस, लेकिन फिर भी वो क्यों, इतने अच्छे लोग होने के बावजूद भी वो क्यों इस दुनिया को परिवर्तन करने से फेल हो गए हैं, अपने ढेर सारे त्यागों के बावजूद भी। अलास दे हैव नॉट बीन इनफ एंड ही हैज नॉट बीन विलिंग टू पे द फुल प्राइस फॉर फेथ। और कहा है कि ठीक है, क्योंकि वो पर्याप्त नहीं था और वे भी अपने विश्वास की जो पूरी कीमत है उसको चुका नहीं पाए। तो ही पेज ओनली पार्ट, अनेबल टू एक्सेप्ट अटरली द फुल मीनिंग ऑफ हिज क्रीड। तो कहा है कि वो उसका सिर्फ एक भाग ही चुका पाए अपने विश्वास का, बल्कि वो उसको भी पूरी तरह से नहीं स्वीकार कर पाए जो उन्होंने कहा, जो कि क्या है, धर्म का एक पूरा अर्थ वो नहीं समझ पाए। तो आई सी द सेम रिफ्यूजल हियर इन माई ओन कंट्री ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि यही जो रिफ्यूजल है, यही जो अस्वीकारहीनता है वो उसने अपने देश में भी देखी बहुत बार। एंड नॉट ओनली अमंग क्रिश्चियंस, और न सिर्फ क्रिश्चियनों के बीच में बल्कि दूसरे धर्मों के बीच में भी। तो बट द पीपल ऑफ इंडिया नो वॉट इट इज टू बी विलिंग टू पे द लास्ट फुल मेजर ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइडियलिज्म, लेकिन जो भारत के लोग हैं वे जानते हैं कि कैसे आदर्शवाद की कीमत को चुकाया जा सकता है। दे अंडरस्टैंड एंड टू देम माई बुक इज़ नॉट अ पजलमेंट, कि वे लोग समझते हैं लेकिन उनके लिए मेरी जो किताब है वो कोई पजलमेंट नहीं है, मतलब कंफ्यूज करने वाली नहीं है। वैसे तो ये लेखक मतलब ये जो लेसन है ख़त्म हो चुका है, लेकिन इसके जो लेखिका है इसने अपने बारे में तो नहीं कहा, लेकिन किसी तरीके से अपने धर्म के बारे में इसमें काफ़ी कुछ डाल के, और इसका लेसन का जो अंत है उतना अच्छा नहीं हुआ जैसा कि उसने शुरुआत की थी। बीच में एक भारतीय परिवार की कहानी भी डाली, लेकिन ठीक है, ये लेसन है इसमें इस तरह से। और अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी अपनों को देखना है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या अपनों को लिखना है। तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि जिस पर राइट लगा हुआ है वो लिखना है, तो फर्स्ट वाला लिखना है। इसके बाद जो सेकंड वाला है वो नहीं लिखना है। फिर हम और भी क्वेश्चन आंसर देखें कि जो थर्ड वाला है ये वाला अपनों को लिखना है,
4th वाला नहीं लिखना है, फिर 5th वाला लिखना है, 6th वाला नहीं लिखना है, 7th वाला नहीं लिखना है, 8th वाला भी नहीं लिखना है, 9th वाला लिखेंगे, 10th वाला नहीं लिखेंगे, 11th वाला भी नहीं लिखेंगे, 12th वाला भी नहीं लिखेंगे, 13th वाला लिखेंगे, 14th वाला लिखेंगे। 14th वाला थोड़ा लॉन्ग आंसर है ना, तो थोड़ा अच्छे से देख लें, इसका हिंदी अनुवाद भी है। 15th वाला नहीं लिखना है, इसके बाद 16th वाला लिखेंगे। तो इस तरह से 16 क्वेश्चन आंसर है, कुछ आधे ही लिखना है वैसे तो, देख लें जो इम्पोर्टेंट है वही हम लिख रहे हैं। तो 50 मिनट की वीडियो करीब हो गई होगी और उम्मीद है कि आपको लेसन थोड़ा अच्छे समझ में आया होगा। वैसे तो काफ़ी बड़ा है और कुछ अनावश्यक बातें भी बहुत सारी इसमें बताई है, लेकिन ठीक है, लेसन लिखा गया है सिलेबस में तो पढ़ लिया आप लोगों ने। इस तरह से अपनी टेक्स्ट बुक के सारे लेसन कंप्लीट हुए, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएंगे। तो कंप्लीट कर ले, लेट ना हो। और एग्ज़ाम पास में ही वही मार्च अप्रैल में ही होनी है, तो ठीक है, तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।